नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एचएसएससी सीईटी मेंस की आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एचएसएससी एग्जाम क्रैकर आपके लिए एक नया स्टेप उठाते हुए आगे बढ़कर नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा है। ठीक है? मैथ्स की क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है। 70% सिलेबस ग्रुप नंबर 56 और 57 के जो 70% सिलेबस में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जल्द ही हम आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी अरेंज कर देंगे और धीरे धीरे आपको कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तैयारी के लिए मैं आपको खास बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसा क्या है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, और यहां तक कि इतना बेस्ट कि मैं आपको गारंटी देता हूं, आप YouTube पे अदर को फ्री कराने वालों को छोड़ो, अगर आप में से किसी ने अगर कोई पेड कोर्स भी ले रखा है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपने पेड कोर्स भी ले रखा है, तो उस पेड कोर्स से भी आप हमारे चैनल को कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जो कंटेंट है उस पे हमें विश्वास है और वो बेस्ट से बेस्ट कराया जा रहा है। मैथ्स में भी आपको वो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि उठाया आसान आसान से क्वेश्चंस करवा दिए। आप विनय सर की मैथ्स की वीडियोस देखिए, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सीईटी मेंस की इकोनॉमिक गवर्नेंस की वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, नया एक और सब्जेक्ट साथ में हम शुरू करेंगे प्लस एड ऑन। अब मैं दो सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू करने वाला हूं। पहला सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन। ये दोनों सब्जेक्ट्स में एक साथ चलाने वाला हूं और दोनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको निरंतर इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारे सीईटी मेंस में एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के बीच का जो पहला टॉपिक है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है। हालांकि यहाँ पे इस टॉपिक में ज्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस है नहीं, लेकिन ये टॉपिक जरूरी क्यों था? क्योंकि इस टॉपिक में आपको समझ आएगा कि एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी क्यों है। ठीक है, हम मैं आपको बता दूं कि पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, इस बारे में या मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हमें मिलने वाली है अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस हिसाब से हमें समझना है, और इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को समझते समय हमें क्या अप्रोच रखनी है, ये हमें आज की क्लास से पता चलेगा। एचएसएससी एग्जाम क्रैकर इतना ही नहीं, आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आने वाला है। ए वेरी बिग अनाउंसमेंट जो आपके लिए सरप्राइज के तौर पे रहेगा। 2 से 3 दिन बाद उसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा और उसके लिए एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। यकीन मानिए, ऐसा जबरदस्त ऑफर जैसा मैं आपको देने वाला हूं, या जैसा कंटेंट या जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आज तक हिस्ट्री में किसी भी यूट्यूब चैनल के किसी भी टीचर ने आपको प्रोवाइड नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसा है। हम आपको सिलेबस तो करवा ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज 2 से 3 दिन के बाद वेट कर रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है, आप जितना हो सके चैनल को फैलाओ, शेयर करो, जितना हो सके सब्सक्रिप्शंस बढ़ाओ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि आप जो सुझाव देते हैं उसी हिसाब से हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषय प्रकृति। चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन पे।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना में हम क्या समझने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन में एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, इस शब्द को समझने वाले हैं पर्यावरण। ठीक है, ये जो शब्द है पर्यावरण, ये कहां से आया, कैसे आया, ये स्टार्टिंग में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो कि वर्ड है, शब्द एनवायरनमेंट, ये इंग्लिश का एक शब्द है, सॉरी इंग्लिश का नहीं, गलत बोल गया मैं, फ्रेंच एक वर्ड है, फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनविरॉन। एनविरॉन या फिर एनवायरन हिंदी में लिखा जाएगा इसको। फ्रेंच शब्द है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग यानी परिवेश। मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में करवाने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने चाहने वालों, अपने पसंदीदा लोग जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ तैयारी करें, उनको हमारे साथ जोड़िए। और 2 दिन बाद आपको जो अनाउंसमेंट मिलने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। ठीक है, हेंस एवरीथिंग सराउंडिंग अस कॉल्ड अस एनवायरनमेंट। देखो, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? परिवेश। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब परिवेश है। और मैंने आपको एक और बताई कि हमारे चारों तरफ, एवरीथिंग सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ या चारों ओर के जितनी भी प्रत्येक वस्तुएं हैं, उन सबको मिला दे तो हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, और प्रत्येक जीव के चारों तरफ सामग्रियां जो होती हैं या जो भी फोर्सेस, मटेरियल या फिर फोर्सेस, सबको अगर एक साथ इकट्ठा करें तो वो क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दे विल कॉन्स्टिट्यूट इट्स एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट को और डीपली हम समझना चाहें तो हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि एनवायरनमेंट में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, किस किस चीज को इकट्ठा किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो एनवायरनमेंट में हम लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव हो या चाहे सजीव हो या फिर जीवित हो, हर चीज को हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि एक बहुविषयक अध्ययन कहलाता है। ये क्यों कहलाता है पर्यावरण? क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, उसके बाद मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान, लाइफ साइंस जीवन विज्ञान, एग्रीकल्चर कृषि, और पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये सभी चीजों का अध्ययन जब हम एक साथ करते हैं, कैसे? एक साथ इन सब चीजों का जब अध्ययन करते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, तो वो क्या कहलाता है? पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, क्योंकि ये सभी इसकी शाखाएं। अब अगर हम बात करें तो यह पर्यावरण में होने वाली भौतिक घटनाओं का विज्ञान है। इसको अगर शॉर्ट में हम एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करना चाहें तो ये क्या है? इट इज द साइंस। ये एक जो एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये साइंस है जो फिजिकल फिनोमिना यानी भौतिक घटनाओं को का एक विज्ञान है, भौतिक घटनाओं का पर्यावरण है। और इसीलिए इसको ये पर्यावरण को हम क्या कह देते हैं? भौतिक घटनाओं का ये कंप्लीट क्या है? विज्ञान है, जिसके अंदर हम सभी प्रकार की जितनी भी भौतिक घटनाएं क्या होती है? फिजिकल फिनोमिना, जो हम आपस में हमारे सामने हमारी आंखों से देख सकते हैं, वो सारे। एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत से इश्यूज के साथ डील करता है, बहुत से एवरी इश्यूज, हर एक संभावित मुद्दा, जो कह लो, जो भी चीज पर्यावरण को प्रभावित करती है, उन सभी से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ना पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस। अनुप्रयुक्त विज्ञान का मतलब क्या होता है? अप्लाइड साइंस होता है। अब अप्लाइड साइंस के अंदर क्या किया जाता है? कैसे आंसर्स निकाले जाते हैं?
अप्लाइड साइंस के अंदर जो आंसर्स निकाले जाते हैं वो प्रैक्टिकल आंसर्स होते हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी जो मानव सभ्यता, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसके आसपास का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ, कैसे जो ह्यूमन सिविलाइज है वो टिकाऊ बनी या सस्टेन किया उसने, सस्टेनेबल बनी, ठीक है, या सतत पोषणीय बनी, ये सारे, और वो भी फाइनाइट रिसोर्सेज के होते हुए, यानी सीमित संसाधनों के होते हुए कैसे मानव सभ्यता आज एक व्यवहारिक तौर पे जी रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता डेवलप हुई है, इस सभी की चीज हम अनुप्रयुक्त विज्ञान में पढ़ते हैं, और जो कि अप्लाइड साइंस कहलाता है, और ये भी ईवीएस यानी एनवायरनमेंट का ही पार्ट। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। पर्यावरण का गठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक 3 तरह के तत्वों से होता है। कितने तरह के तत्वों से? यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण से संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा तत्व पर्यावरण से संबंधित है, तो आपका आंसर तो रहेगा कौन सा? एक तो भौतिक, एक जैविक और एक सांस्कृतिक। भौतिक के साथ-साथ ये मत सोच लेना कि कोई रासायनिक तत्व भी होगा। रासायनिक तत्व नहीं होता है। 3 तरह के, टोटल 3 तरह के एनवायरनमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जिनसे मिलके एनवायरनमेंट बना है। एक फिजिकल होता है यानी भौतिक होता है, एक बायोलॉजिकल और तीसरा कल्चरल। इन सभी के साथ मिलके हम एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है? अब फिजिकल एलिमेंट्स यानी भौतिक तत्वों में क्या-क्या चीजें आती हैं? आती है स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक है? स्पेस आता है, अंतरिक्ष आता है, स्थल रूप आता है, यानी लैंड फॉर्म्स, ठीक है? लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? जो भूमि के प्रकार हैं, भूमि के टाइप्स ऑफ लैंड्स, इनको लैंड फॉर्म्स, अलग-अलग तरह की भूमि की लैंड्स की जो शेप बनती है, ठीक है? जो शेप बनती हैं, जो आकार बनती हैं, उन्हें लैंड फॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा जल निकाय, वाटर बॉडीज, जो भी बड़े-बड़े झील हैं, झरने हैं, इन सबको मिला के क्लाइमेट, ठीक है? जलवायु, सॉइल, मिट्टी, रॉक्स, चट्टानें, मिनरल्स, खनिज, ये सबको मिला के, या फिर इसके अलावा मानव आवास को भी हम कह सकते हैं कि ये सभी चीज मिला के मानव आवास के जो परिवर्तनशील स्वरूप है, ठीक है? जितने भी वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन हैबिटेट के, इन सब की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं मानव सभ्यताओं को, और साथ-साथ में ये लिमिटेशंस में भी है, निर्धारित भी करती हैं। आपकी लिमिटेशंस भी बताती हैं कि कहाँ तक आप लिमिट में रह सकते हो और कहाँ तक आपकी सीमाएँ हैं, ठीक है? और आपको क्या-क्या अवसर मिलते हैं परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, जैविक तत्व। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में हम प्लांट्स, एनिमल्स की बात करते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, इन सब को मिला के जो बायोस्फीयर बनता है, जीव मंडल, उसे हम जैविक तत्व में लेते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, इन सब को मिला के किसका गठन होता है? बायोस्फीयर का होता है गठन। इन सबको मिला के बायोस्फीयर का गठन होता है, जिसे हम जैविक तत्वों में काउंट करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक तत्व ये वो हैं जो मानव ने खुद के लिए बनाए, मानव द्वारा खुद के लिए बनाए गए हैं कल्चरल एलिमेंट्स। इसके अंदर हम इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, और पॉलिटिकल एलिमेंट्स यानी राजनीतिक तत्व, इन सब को इंक्लूड करते हैं। इन सब को एक साथ देखा जाता है। ये सारे कैसे हैं? मानव निर्मित है, और ये मानव निर्मित विशेषताओं में भी आते हैं, ठीक है? सांस्कृतिक वातावरण का ये सब मिलकर निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र क्या है? किस क्षेत्र में हम पर्यावरण से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है?
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो आए वो आपको बहुत ही जल्दी उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें और एग्ज़ाम आने से पहले-पहले आप आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है? हमारी सिर्फ़ यही इच्छा है आप पढ़ लिख के बढ़िया से नौकरी लग जाएँ और दुआओं में याद रख लेना एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर को, ठीक है? चलिए, अब स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के जो क्षेत्र हैं, उन्हीं को समझ लेते हैं। अब किस क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं? अब क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसी सेक्टर्स का, किसी इंडस्ट्री का हम नाम लेंगे। यहाँ पे मतलब है कि एनवायरनमेंट को हम किस हिसाब से समझते हैं। डेवलपिंग एन अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट यानी यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के प्रति यानी पर्यावरण के प्रति एक कुछ जो समस्याएँ हैं, ठीक है? उनके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी क्या होता है? संवेदनशीलता। इनको बढ़ाते हैं, इनको इंक्रीज़ करता है। जिससे क्या होगा? आपको पता लगेगा कि भाई एनवायरनमेंट के क्षेत्र में क्या विकास करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को पर्यावरण संरक्षण की में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लोगों को इन्वॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझाते हैं, उनके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाते हैं और संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और पार्टिसिपेशन करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट उनके बाद चलो मान लेते हैं लोग आगे भी आ गए। अब आगे क्या? आगे उनके बीच में उनको स्किल्स देना पड़ेगा ना, तो उनको डेवलप करते हैं उनके बीच में स्किल्स। पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्याएँ हैं, उनका समाधान खोजने के लिए क्या देते हैं? स्किल्स देते हैं यानी कौशल देते हैं। उनको कौशलता प्रदान करते हैं कि कैसे उनको एनवायरनमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं या पर्यावरण संबंधी जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान खोजना कैसे है। ठीक है? और कैसे भी कैसे करके हमारा जो फाइनल स्टेप आ जाता है स्कोप के अंदर, वो ये है इम्बाइब एंड इनकलकेट। इम्बाइब एंड इनकलकेट यानी लोगों के बीच में जो संरक्षण के प्रति आत्मसात लोगों को आत्मसात करना और उनके मन में बिठाना, इनकलकेट करके उनको मन में बिठाना है कि कैसे लोगों को जागरूक करना है, लोगों के मन में कैसे एक भावना पैदा करनी है कि कैसे एक भावना पैदा करनी है लोगों के मन में कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? और बेसिकली एनवायरनमेंट को बचाना ही स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र का मेन मोटिव है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मोटिव क्या है? एनवायरनमेंट को बचाना। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? ठीक है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन का अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम बात करें, तो पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण के बारे में तो बताता ही है, मैं इसके महत्व के बारे में बताता है। और अगर एट प्रेज़ेंट हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, जटिल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आकार में बढ़ रही है, जटिल हो रही है। और इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पेड़-पौधों को, जानवरों को दिक्कत होने वाली है। इन फ्यूचर वो टाइम दूर नहीं है जब मैनकाइंड ह्यूमन के जो अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा। ह्यूमन के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपल सा एक ले लो, हमने पॉल्यूशन बढ़ाया, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हुई, पॉल्यूशन बढ़ा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओज़ोन लेयर में छेद हो गया। ओज़ोन लेयर में छेद हो गया और ओज़ोन लेयर से जो यूवी रेज़ धरती पर पहुँची, अगर उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आया, उसको स्किन कैंसर हो गया। ठीक है?
ठीक है, तो उसको स्किन कैंसर हो गया। अब आप खुद ही सोचो समस्याएं कितनी है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। एनवायरनमेंट की वजह से जो डे बाय डे एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहे हैं, उसकी वजह से इतनी घातक बीमारियां डेली टू डेली, कोई वायरस, कोई बैक्टीरियल, कोई कैसे, मतलब अलग अलग तरीके की बीमारियां निकल रही हैं। और वो सभी क्यों निकल रही हैं? क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जितना हम देखें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उपभोक्ता समाज को, मतलब हमारे सामान प्रदान करने के लिए कंज्यूमर्स की, जो उपभोक्ताओं की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, जो उपभोक्ता उन्मुख समाज के लिए सामान प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? औद्योगिक विकास हुआ है, या फिर उसकी वजह से हम इंटेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गहन कृषि कर रहे हैं, पानी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, खनिज, पेट्रोलियम, लकड़ी वगैरह प्राकृतिक संसाधनों को की जो बड़ी मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं, किस किस का, हर चीज का, वाटर, मिनरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वुड्स, हर एक एक्सेट्रा, मतलब अनगिनत चीजों का जो हम लगातार यूज किए जा रहे हैं, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी गैर नवीकरणीय संसाधन का एक हिस्सा है ये। और इनको हम लगातार ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे, मतलब डेली की डेली इनका जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और दूसरी तरफ कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग, इन दोनों में ही बहुत ही बड़ी मात्रा में हमने इंक्रीज किया है। और अगर बिना सोचे समझे हम ये करते जाएंगे और सेम लेवल से एक्सट्रैक्शन करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, दोहन करते जाएंगे, तो क्या होगा? भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी ही नहीं, ठीक है। और इसी वजह से, आप एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसी वजह से एक चीज आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी कहते हैं, जिनकी संख्या 17 है। एक बार एचएसएससी के एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां से आपको भी पता लग गया कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एसडीजी, वो 17 है गिनती में। और उन्हीं को, उनका मेन एजेंडा क्या होता है? भविष्य में जितनी भी आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए संसाधनों को बचाना। चलिए आगे चलते हैं। अवेयरनेस की जरूरत क्या है? जागरूकता की जरूरत क्या है भाई? ठीक है, नीड फॉर अवेयरनेस, क्या क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ठीक है। अब देखो, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है, और बढ़ती जनसंख्या तो क्या बताएं, अब हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं, वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आते हैं। एक टाइम था, हमने प्रेडिक्ट किया था, इंडिया ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि चाइना को हम पीछे करेंगे, नो डाउट। कब करेंगे? 2050 में, लेकिन हमने पीछे कर दिया 2023 में, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या, लोगों का गांव से उठ के शहर में आना, काम धंधे की तलाश में, जिससे शहरों में बस जाना, अर्बनाइजेशन, या फिर गरीबी, गरीबी जो पुअर्टी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है, प्राकृतिक संसाधनों पे बहुत दबाव डाला जा रहा है, ठीक है, और दबाव पड़ भी रहा है, जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान हो। इन सब चीजों को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट पर्यावरण, पर्यावरण को और खराब होने से बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि लोग ही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, ठीक है, कि जितनी भी सरकारी है, गैर सरकारी एजेंसी है, गैर सरकारी कौन सी होती है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हैं, ठीक है, वो सभी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरण के लिए संरक्षण जागरूकता अभियान चलाते हैं, संरक्षण, लोगों को जागरूक करते हैं,
जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, कि सरकार को, एनजीओज को, सबको मिलके लोगों को जागरूक करके एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना केवल कानून के हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लॉज बने हैं, कानून बने हैं, उन वही केवल रोक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कानूनों की मदद से रोका जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी यानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की ये जिम्मेदारी है, और उतना ही ये जिम्मेदारी है लोगों की भी। ठीक है, पर्यावरण को बचाना। एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है पर्यावरण की को जानने का, पर्यावरण के ज्ञान को प्राप्त करने का, लोगों को जागरूक करने के लिए। समग्र जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव जितने भी है, नॉलेज गेन करना, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना, ये एनवायरनमेंट का सारा एक कंप्लीट पैकेज अगर हम बात करें तो इस कंप्लीट पैकेज को हम एनवायरमेंटल एजुकेशन बोलते हैं। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से ली जा सकती है आप किताबें पढ़ के। ठीक है, दो सेक्टर्स होते हैं इसके, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक तौर पे तो क्या होता है, अगर आप स्पेशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपने बीए, बीएससी या बीकॉम वगैरह कुछ अगर किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी कोई स्टडीज की हो, तो मैं आपको एक क्लियरली बता दूं कि 3 साल में एक बार हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज में ईवीएस का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है एनवायरनमेंट का। अगर हम किसी एग्जाम को पास करने के लिए स्पेशली उस या लोगों को जागरूक करने के लिए या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं एनवायरनमेंट की, तो उसे तो कहते हैं औपचारिक तौर पे यानी फॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर वैसे ही इधर उधर की नॉलेज सुन के, किसी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करके हम एजुकेशन लेते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों ही इन्वॉल्व है एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट के लिए। इससे लोगों में नॉलेज आती है, ठीक है, लोगों में ज्ञान आता है। इसके अलावा वैल्यूज, उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। वैल्यूज का मतलब उनके जो आइडियल्स हैं उनके अंदर वृद्धि होती है, स्किल्स में वृद्धि होती है, टूल्स में वृद्धि होती है, यानी कौशल और उपकरणों में हर एक चीज में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल लेवल पे, लोकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, हर तरह के पर्यावरण के जितने भी थ्रेट्स होते हैं सभी को कम करने में सहायक होते हैं, चाहे स्थानीय तौर पे लगा लो या वैश्विक स्तर पे। हर तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाना, एनवायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये चैप्टर आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस देने के लिए था कि कैसे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या सोच आपको इस चैप्टर के टाइम पे अपने दिमाग में रखनी है। अगर इस सोच के साथ आप पढ़ना शुरू करोगे ना, जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो इस सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स स्कोर करने वाले। इस सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स, गारंटी देता हूं मैं, फुल मार्क्स स्कोर करने वाले। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स जो कि मैथ्स की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं, और कंप्यूटर की वीडियोस, कंप्यूटर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सभी को, इसके अलावा रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन, इसकी वीडियोस भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब की तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। 70% सिलेबस की जो तैयारी है वो तो आपको गारंटेड मिलने वाली है। ठीक है, 70 से 80% सिलेबस की तैयारी तो हम आपको यहीं करा देंगे चैनल पे। बच गया थोड़ा बहुत, आप भी एफर्ट लगाइएगा और 85 प्लस आपका स्कोर हम पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।